नमस्कार बच्चों, चलिए हम आज लेकर आ गए हैं एक नए सेशन के साथ में। आज का जो हमारा क्वेश्चंस है एपिजियोटोमी। जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, रेलवे स्टाफ नर्स, इन सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इस वीडियो को जरूर वॉच करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इस सेशन में हम रख रहे हैं जो ओबीजी सब्जेक्ट से लिए जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके लिए बेनिफिट हो सके। क्योंकि अभी देखिए हमारा जो सेशन चल रहा है वो थ्योरी सेशन चल रहा है, और जैसे ही थ्योरी सेशन कंप्लीट होगा वैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, जिसमें कई सालों का जो क्वेश्चन पेपर्स आपके करंट होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए हम एक जो वीडियो बना रहे हैं अभी, स्पेशल उन्हीं के लिए वीडियो अभी बनाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का जो हमारा आज का क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे एपिजियोटोमी। क्या होता है एपिजियोटोमी? एपिजियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन है, ध्यान रखिएगा। एपिजियोटोमी क्या है? एक सर्जिकल इंसिजन है। पेरिनियम enlarge आउटलेट, ठीक है, स्पेस द आउटलेट देयर बाई फैसिलिटी द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। एपिजियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन होता है, सर्जिकल कट होता है। जो पेरिनियम वाला एरिया होता है मदर्स का, उसको कट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो बच्चे का बर्थ होता है उसके लिए प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी मिल सके, बच्चे का बर्थ प्रॉपर तरीके से हो सके, उसके लिए हम एपिजियोटोमी करते हैं। इंडिकेशन फॉर फीटल डिस्ट्रेस, किस कंडीशन पे इंडिकेट किया जाता है एपिजियोटोमी करने के लिए? तो आपको इन पॉइंट में ध्यान रखना है, ये बात आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्या किन किन बच्चों को इंडिकेट किया जाता है, मतलब किस कंडीशन पे मदर्स का एपिजियोटोमी किया जाता है। तो इंडिकेशन है फीटल, जब डिस्ट्रेस की कंडीशन में है तो होता है एपिजियोटोमी। आफ्टर कमिंग ऑफ द हेड ब्रीथ प्रेजेंटेशन, जब बच्चे का ब्रीथ प्रेजेंटेशन हो और हेड बाहर आ गया, उस कंडीशन पे क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉरसेप अप्लाइंग करने के पहले हम एपिजियोटोमी करते हैं। रिजिड पेरिनियम अगर रिजिड है, हार्ड है, उस कंडीशन पे हमको क्या करना होता है? एपिजियोटोमी करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है जो एपिजियोटोमी करने के लिए। कार्डियक डिसीज अगर हो, सीवियर प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन हो। प्री इक्लैम्सिया मतलब आपको मालूम होगा इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया। डिलीवरी से पहले अगर किसी भी मदर्स का ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका प्री इक्लैम्सिया, ठीक है। प्री इक्लैम्सिया जिसमें से ब्लड प्रेशर कितना हाई हो, नॉर्मल तो सभी को पता है 120 से लेकर आपका 80 होता है, लेकिन जैसे ही अगर ब्लड प्रेशर 60 to 90 100 इतना जा रहा है तो वो फिर किस में जाता है? प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन पे जाता है, ठीक है। इसके बाद प्री मैच्योर बेबी, अगर बेबी प्री मैच्योर हो उस कंडीशन पे भी एपिजियोटोमी किया जाता है। थर्ड डिग्री टीयर, अगर थर्ड डिग्री टीयरिंग हुई है मदर्स में, ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ पैल्विक फ्लोर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा एपिजियोटोमी किया जाता है। एक तो एक कंडीशन हो गया शॉर्ट पेरिनियम अगर शॉर्ट है तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। एंटीसिपेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, अगर शोल्डर डिस्टोसिया की प्रॉब्लम, शोल्डर अगर मान लीजिए कि वहाँ पे आपका अगर डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर आ जाता है, ठीक है, बच्चे का शोल्डर आता है, उस कंडीशन पे भी एपिजियोटोमी करना होता है, ठीक है। लार्ज साइज बेबी, अगर बेबी लार्ज साइज है उस कंडीशन पे भी हमको क्या करना है? एपिजियोटोमी। जो एपिजियोटोमी कर देने से क्या होता है? लैसरेशन को वो प्रिवेंट करता है। और सम अथॉरिटी डूइंग एपिजियोटोमी फॉर प्रीमी मदर्स, स्पेशली रूप से जो फर्स्ट टाइम जो मदर से डिलीवरी जिसकी होती है, पहली बार अगर उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन पे भी एपिजियोटोमी करने की नीड होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको एपिजियोटोमी क्या होता है। अब चले हम टाइप्स पढ़ते हैं, क्या टाइप्स बनते हैं एपिजियोटोमी के, कितने प्रकार से एपिजियोटोमी किया जाता है। तो दो प्रकार से इसमें बताया जा रहा है, मीडियन और मिड लाइन, या तो फिर मीडियोलेटरल, ठीक है। मीडियन मतलब बीचों बीच जिसको हम बोलते हैं उसको मीडियन बोलेंगे, और मिड लैटरल, मीडियम साइड के लैटरल पोर्शन में जब कट किया जाता है वो हम क्या बोलते हैं? मीडियोलैटरल, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे मीडियन अथवा मिड लाइन एपिजियोटोमी क्या होता है। तो चलिए इसको आप पढ़िए, थोड़ा सा रीड करिए। मीडियन और मिड लाइन एपिजियोटोमी होता है आपका, सभी को मालूम होगा पेरिनियम वाला जो एरिया होता है मदर्स का, जो पेरिनियम एरिया होता है, पेरिनियल जो मसल्स होती है, रेड्यूस ब्लड लॉस, जिसमें क्या होता है वहां से जैसे ही कट किया जाता है तो ब्लड वहां से लॉस होता है। हायर इंसिडेंस डैमेज एनाल इंस्पेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंसिजन इजी रिपेयर, जो मीडियन एपिजियोटोमी होता है वो इजीली रिपेयर हो जाता है आपका। लेस पेन, कम पेन होता है। और डिस्पेरिनिया, ठीक है, दिस टाइप इंसिजन गिवन सेंटर फॉरहेड एंड देन डायरेक्ट पोस्टीरियरली अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर मिड लाइन ऑफ द पेरिनियम। आपको मालूम होना चाहिए कि मिड लाइन मतलब होता है सेंटर में बीचों बीच क्या करना? कट करना पेरिनियम वाला एरिया, जो कि 2.5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि इतना सेंटीमीटर क्या करते कट करते हैं। मीडियन और मिड लाइन एपिजियोटोमी इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे मीडियोलैटरल एपिजियोटोमी, विच में बी राइट या लेफ्ट।
ये जो मीडियो लैटरल होता है मतलब बीच में ना होकर या तो राइट साइड कट करना या तो लेफ्ट साइड कट करना, वो क्या कहलाता है आपका मीडियो लैटरल एपिजोटोमी कहलाता है। इस तरह का जो इंसिजन होता है डायरेक्ट 45 डिग्री एंगल में बिटलाइन या मिडवे बिटवीन द इस्चियल ट्यूबर्सिटी एंड एनस के बीच में इंसिजन किया जाता है। ये डिफिकल्ट होता है और रिपेयर और ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है इसमें, बट अवॉइड डैमेज बोथ इन्फेक्शन एंड बर्थोलियन ग्लैंड। लेकिन ये अवॉइड करता है बोथ एंड स्फिंक्टर बर्थोलियन जो ग्लैंड्स होती है उसको डैमेज होने से ये प्रिवेंट करता है। क्या है आपका ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए पॉइंट आपको दोनों में ध्यान रखना है। आपने फर्स्ट में देखा तो स्पेशली रूप से लेस कम पेन होता है, ठीक है। एनाल इंस्पेक्शन वगैरह में क्या करता है ये आपका डैमेज होने में थोड़ा सा मतलब कम डैमेज होता है। कौन सा आपका जो मीडियो लैटरल एपिजोटोमी होता है वो एनाल इंस्पेक्शन और बर्थोलियन ग्लैंड को डैमेज होने में क्या करता है थोड़ा सा कम डिफिकल्ट करता है, और यह मोर डिफिकल्ट होता है रिपेयर होने में, और ब्लड लॉस क्या होता है ज़्यादा होता है इसमें। लेकिन मिड लाइन में क्या होता है कि आपका डैमेज होने के चांसेस रहते हैं लेकिन ब्लड लॉस क्या होता है कम होता है। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मीडियो लैटरल एपिजोटोमी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइमिंग एपिजोटोमी। एपिजोटोमी किस टाइम पे किया जाता है आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एपिजोटोमी हैज बीन परफॉर्म टाइमली व्हेन पेरिनियम बल्गिंग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फीटल स्कल सेट इज विजिबल ड्यूरिंग ए कॉन्ट्रैक्शन। इफ एपिजोटोमी इज परफॉर्म अर्ली दैट विल बी बताया जा रहा है इसमें पेरिनियम बल्गिंग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर फीटल का स्कार्फ जैसे दिखना हो, कॉन्ट्रैक्शन जैसे आ रहे हो उस टाइम पे एपिजोटोमी करना चाहिए, ठीक है। इट विल बी फेल टू रीच प्रेजेंटेशन पार्ट, देयर कैन बी हेमोरेज फॉर cut vessels perform later procedure fail prevent laceration and protect pelvic floor। क्योंकि जैसे ही स्काल बेबी का दिखता है उस कंडीशन पे एपिजोटोमी करना चाहिए, जो टाइमिंग होती है उस समय पे एपिजोटोमी करना चाहिए, क्योंकि पेल्विक जो फ्लोर होता है वो डैमेज होने का या उसकी इंटेंसिटी वीक होने की चांसेस रहते हैं। और एपिटोमी इंसिजन फॉर इट द सुपरफिशियल मसल्स स्किन ऑफ द पेरिनियम पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, वहाँ पे हम क्या करते हैं ड्यूरिंग एपिजोटोमी इंसिजन लगाते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद इंसिजन लगाने के बाद आप क्या मैनेजमेंट करोगे, क्या वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का क्या क्या मैनेजमेंट करना है आपको, ये आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या क्या करोगे आप। इट इज़ अ वुंड, इट एक प्रकार का ये वुंड बन जाता है। आपको मालूम है सर्जरी हो रही है, कट हो रही है, तो मतलब वहाँ से क्या होगा ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा, ठीक है। तो इट नीड स्ट्रिक्ट असेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक क्या करना है हमको यूज करना है। वुंड इज द जेंटली स्वैब्ड with antiseptic lotion dressed and antibiotic, then apply sterile pad, a fresh pad applied after each use of bedpan. Perineum is cleaned with hot water after each voiding. Sit bath giving to relieve pain. Mother is advised to sleep in supine position and leg on each other. Mother advised sits in semi-fowler position to avoid tearing or stitches. तो मदर को बोलना है कि आपको जो बैठना है सेमी फाउलर पोजीशन को आपको अवॉइड करना है, ताकि टीयरिंग और स्टिचेस मतलब डैमेज होने के चांसेस ना हो, ठीक है। और मदर को एडवाइस करना है सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए। सिट्स बाथ जो रिलीफ पेन को रिलीफ करता है, और पेरिनियम वाले एरिया को हॉट वाटर से क्या करना है क्लीन करना है, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। समझ में आया। तो ये कंडीशन होती है एपिजोटोमी, और कितने टाइप्स के होते हैं, और एपिजोटोमी होने के बाद, ये सर्जरी होने के बाद किस तरह से हमको मैनेजमेंट करना है, तो ये चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपका इस सेशन में रखा गया है। डिफाइन नियोनेटल रिससिटेशन। क्या होता है नियोनेटल रिससिटेशन, डिस्क्राइब डिटेल। बहुत सारे बच्चे जो कि हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उनके साथ तो ये फेस भी होता है, और जो अभी बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने भी हॉस्पिटल जैसे ट्रेनिंग लगती होगी वो भी देखे होंगे कि नियोनेटल बच्चे का रिससिटेशन कैसे किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रिससिटेशन होता क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब डिटेल इनिशियल स्टेप्स, आपको देखना है कि नियोनेटल रिससिटेशन क्या होता है। तो रिससिटेशन इज हेल्पिंग आफ्टर बेबी बॉर्न टू हेल्प। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो इंटरवेंशन दिया जाता है बच्चे को, बच्चे का जब प्रॉपर तरीके से ब्रीथ या हार्ट बीट की नीड होती है बच्चे को, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं रिससिटेशन देते हैं। नियोनेट सभी को मालूम है, जो नया बच्चा होता है, जो तुरंत जन्मा बच्चा होता है, ठीक है। जो बच्चा नियोनेट हम किसको बोलते हैं, 28 डेज तक का बच्चा, मतलब एट बर्थ जो नियोनेट रिससिटेशन किया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद ही उसको नीड होती है, जब बच्चे का प्रॉपर तरीके से सांस या हार्ट बीट नहीं मिलती तो उस कंडीशन पर रिससिटेशन किया जाता है। रिससिटेशन इज हेल्पिंग विद एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ABC, ठीक है, एयरवे। और अभी ये कंपोनेंट चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा, अभी आपका TABC कर दिया गया है,
TABC अभी जो न्यू गाइडलाइन आई है आपका, जो रिससिटेशन है, सभी बच्चों को हम बता दें कि अभी तक आप लोगों ने बुक में पढ़ते रहे होंगे कि ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन बच्चे का क्या करना है, ड्यूरिंग रिससिटेशन मेंटेन करना होता है। लेकिन अभी नई गाइडलाइन में क्या देखा गया है, टेम्परेचर TABC आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, एयर मैनेजमेंट करना है, उसके बाद ब्रीथिंग, उसके बाद आपको सर्कुलेशन मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन अभी कहीं कहीं पे आप ये भी देखें कि CAB हुआ है, CAB भी हुआ, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है। अभी तो यहाँ पे TCAB कंपोनेंट किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे भी आपका CAB भी रखा गया है किसी किसी बुक में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब नई गाइडलाइन में दी गई है कि जिस जिस कंडीशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है वो गाइडलाइन हमेशा इसमें रिससिटेशन में चेंज होती रहती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर हम करेंगे, उसके बाद एयरवे मेंटेन करेंगे बच्चे का, उसके बाद ब्रीथिंग, उसके बाद उसका सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन। क्या क्या स्टेप्स हमको लेना होता है रिससिटेशन के दौरान। तो रिसीविंग द बेबी प्री वार्म टॉवल, ठीक है। आपको बच्चे को टॉवल में, प्री वार्म टॉवल में आपको रिसीव करना है। बेबी को प्री हीटेड रेडिएंट वार्मर में रखना है, ड्राई करना है बेबी को, रिमूव करना है लिनेन इमीडिएटली, प्रोवाइड जेंटल स्टिमुलेशन, पोजीशन बेबी बैक पोजीशन, नेक स्लाइटली एक्सटेंड करना है, सक्शन करना है, प्रोवाइड टैक्टाइल स्टिमुलेशन। टैक्टाइल स्टिमुलेशन सभी को मालूम होगा ना, ठीक है। रफ करना, उंगलियों के माध्यम से टैक्टाइल स्टिमुलेशन, मतलब पता चलता है कि जैसे ही पैर के तलबे में उसके हम क्या करते हैं, बच्चे के स्टिप करते हैं तो बच्चा क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो गया। यूजिंग फ्री फ्लो ऑक्सीजन, बैग मास्क वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, ये सारे क्या है आपके स्टेप्स हैं रिससिटेशन के। उसके बाद एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं और मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। तो चलिए पहले स्टेप में हम सबसे पहले देखेंगे रिसीविंग द न्यूबॉर्न बेबी। जैसे बच्चे को हम रिसीव करते हैं, प्लेस द बेबी प्री हीटेड रेडिएंट वार्मर में रखना है बच्चे को, और रूम हीटर बल्ब 200 वाट का हमको यूज करना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये हमेशा पूछ सकता है कि जो रेडिएंट वार्मर में जो आपका बल्ब यूज होता है वो कितने वाट का बल्ब यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कितने वाट का होता है, 200 वाट का बल्ब क्या होता है रेडिएंट वार्मर में बच्चे के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बच्चे को हाइपोथर्मिया, इससे क्या हो सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ड्राइंग, बच्चे को ड्राई करना है, होल बॉडी क्या करना है, उसकी हेड क्विकली रिमूव, वेट लिनेन को हमको रिमूव करना है। देन इसके बाद प्लेस द बेबी प्री वार्म टॉवेल, बच्चे को फिर प्री वार्म टॉवेल में रखना है। ड्राइंग द बेबी प्रिवेंट इवेपोरेट हीट लॉस, बच्चे को ड्राई करना है, इसलिए करना है ताकि बच्चे को हम इवेपोरेट होने से, उसका हीट लॉस होने से उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और जेंटली जो रिस्पायरेशन है बच्चे का, वहाँ पे इनिशिएट क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, ठीक है। चलिए थर्ड पोजीशन हमारा रिससिटेशन का होगा। बच्चे को तुरंत हमको क्या करना है, पोजीशन देना है, बैक अथवा नेक स्लाइटली एक्सटेंड करना है। हाइपर एक्सटेंशन और अंडर एक्सटेंशन प्रिवेंट करता है बच्चे के अंदर क्या, डिक्रीज में भी डिक्रीज के, मतलब किसी प्रकार का एयर बच्चे के अंदर ना जाने पाए, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंशन अंडर एक्सटेंशन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिक्रीज द एयर एंट्री, ठीक है। टू मेंटेन करेक्ट पोजीशन, बच्चे को करेक्ट पोजीशन करना है। शोल्डर रोल में भी यूजफुल, एलिवेट करना है बच्चे के शोल्डर को 3 to 4 या 1 इंचेस ऑफ मैट्रेस। अब यहाँ भी ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि जो बच्चे का शोल्डर है वो कितने इंचेस हमको क्या करना है, मैट्रेस में एलिवेट करके रखना है। तो 3/4 अथवा 1 इंचेस मैट्रेस में हमको क्या करना है, एलिवेट करके रखना है। नियोनेट ऑफ कोपियस सीक्रेशन हेड शुड बी टर्न ऑन साइड। सक्शनिंग करना है बच्चे का। इसके बाद सक्शनिंग ऑफ द माउथ, सक्शनिंग ऑफ द माउथ शुड बी डन फर्स्ट देन नोज। अब देखिए सक्शन किस किस कंडीशन पे करते हैं, किसके बाद हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सक्शन किसका करना है, माउथ का सक्शन करना है। क्यों करना है सक्शन का, क्योंकि देखिए माउथ का सक्शन करने से क्या होता है कि आपका कोई भी अगर फ्लूइड है वो जाके आपके माउथ में क्या होगा, इंटर नहीं करेगा। देन इसके बाद आप क्या करते हो, नोज, क्योंकि पहले अगर नोज का करोगे आप तो जितना जो फ्लूइड है वो कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, आपके माउथ में। तो इस प्रकार हमको सबसे पहले माउथ का करना है, देन इसके बाद नोज का, ताकि एयरवे क्लियरेंस हो सके, ठीक है। एस्पिरेट ना हो पाए, किसी प्रकार का फ्लूइड हम एस्पिरेट बच्चा ना कर पाए, उस कंडीशन पे हमको सबसे पहले क्या करना है, माउथ का करना है। क्योंकि बच्चा अगर माउथ का सिक्रेशन अगर है माउथ में प्रेजेंट रहेगा, नोज का अगर आप पहले करने लगोगे तो बच्चा हो सकता है कि फ्लूइड को एस्पिरेट कर जाए और बच्चे की डेथ होने की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सक्शन क्या प्रिजर्व करता है, अराउंड 80 mm ऑफ Hg 100 सेंटीमीटर वाटर। ट्रैकियल सक्शनिंग आपको करना है, नीडेड थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब आपको सक्शन करने के लिए यूज करना है। और जो भी सक्शन आप ईडी ट्यूब लेते हो वो आपका लिक्विड फॉर्म में आपको स्टेन कर लेना है, उसमें लिक्विड लगा लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन होने से उसको कहीं भी उसकी स्किन छिल ना जाए या उसकी स्किन रप्चर ना हो। इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, उसको लिक्विड फॉर्म में आपको स्टेन कर लेना है।
सक्शनिंग केयरफुली प्रिवेंट स्टिमुलेशन पोस्टीरियर फेरिंग्स एंड कंटिन्यूअस सक्शन टू बी अवॉइड। सक्शन क्या करता है, केयरफुली स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर फेरिंग्स को, एंड कंटिन्यूअस सक्शन को हमको क्या करना है, अवॉइड कर देना है। ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस सक्शन अगर हम करेंगे तो फ्रिक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, वहां पे घाव बन सकता है। देन इसके बाद हम करते हैं टैक्टाइल स्टिमुलेशन। सेफ अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्टाइल स्टिमुलेशन बच्चे के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, और स्लैपिंग और फ्लिकिंग सोल ऑफ द फीट, जेंटली रबिंग करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का। अवॉइड हार्मफुल प्रैक्टिस टैक्टाइल स्टिमुलेशन, बार बार हार्मफुल प्रैक्टिस हमको टैक्टाइल स्टिमुलेशन में नहीं करना, केवल हमको थोड़ा सा बेबी का बैक क्या करना है, रफ करना है। ठीक है, तो अगर जैसे ही रफ करते हैं तो बेबी का जो स्टिमुलेशन है, अगर बेबी का सेंसेशन वेल है तो वो क्या करेगा, अपने बॉडी को फोल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो हमको क्या करना है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है बच्चे को। यूजिंग फ्री फ्लो ऑक्सीजन, यूज करना है, ब्लोइंग करना है बच्चे को, इन्फेंट को, नोज सो द बेबी ब्रीथ ऑक्सीजन इन रिच्ड एयर। दिस कैन बी गिवन बाय यूजिंग ऑक्सीजन मास्क अपर हैंड फ्लो रूट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। आपको ऑक्सीजन मास्क के थ्रू क्या करना है, 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है बच्चे को। आफ्टर इनिशियल स्टेप रिससिटेशन बेबी शुड बी एलिवेट द रेस्पिरेशन, heart rate, skin color evaluation be done before tactile stimulation. If the baby is the breathing spontaneously and heart rate is the more than 100 beats per minute with cyanosis at lips or tongue, then free flow oxygen is administered. When the infant no spontaneously with positive pressure ventilation should be start with bag and mask. जब तक बच्चा खुद से स्पॉन्टेनियसली रूप से ब्रीथिंग नहीं लेना स्टार्ट कर देता, खुद से सांस लेना स्टार्ट नहीं करता, तब तक हमको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट रखना है, किसके साथ में, बैग और मास्क के साथ में। समझ में आया? तो बच्चे का जो ब्रीथ है वो कितना हो जाना चाहिए आपका, तो 100 बीट्स पर मिनट उसका होना चाहिए हार्ट रेट आपका, क्योंकि बच्चे का लिप्स और जो टंग है, आपको सेंट्रल वाला एरिया आपको देखना है कि उसका कलर तो नहीं चेंज है, ताकि फ्री फ्लो ऑक्सीजन आप क्या कर सको, एडमिनिस्टर कर सको बच्चे को। तो ये तो हो गया बच्चे को किस प्रकार से आप ऑक्सीजन फ्री फ्लो कैसे प्रोवाइड करते हो, ये सारी कंडीशन आपको देखना है और कैसे प्रोवाइड करना है। देन इसके बाद बैग एंड मास्क का वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड करोगे, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन कर लेना है किस प्रकार का मास्क, पर्टिकुलर मास्क यूज होता है बच्चे के लिए। ठीक है, जो बच्चे को के मास्क फिट्स हो सके, ठीक है, न्यूबॉर्न फेस में। और मास्क रिम कवर द टिप ऑफ द चिन, माउथ एंड नोज बट नॉट आईज। आपका मास्क जो बच्चे का मास्क आप यूज करते हो, तो टिप ऑफ द चिन, बच्चे का चिन, माउथ और नोज दोनों तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, कवर होना चाहिए, बट आईज कवर नहीं होनी चाहिए। क्लियर एयरवे सक्शन आपको फर्स्ट सबसे पहले माउथ से करना है, देन उसके बाद क्या करना है, नोज से करना है। पोजीशन ऑफ द बेबी हेड, बेबी के जो पोजीशनिंग दी जाती है, हेड की स्निफिंग पोजीशन दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बच्चे को हम रिससिटेशन देते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं बैग और मास्क के थ्रू, कौन सी पोजीशन देते हैं, तो स्निफिंग पोजीशन को देते हैं, जो कि एयरवे मेंटेन करता है, ओपन एयरवे को। शोल्डर कैन बी रोल करके रखना है, हमको यूज करना है। इस प्रकार से बेबी की क्या दी जाती है, पोजीशन दी जाती है। पोजीशन योरसेल्फ एट द बेड साइड, करेक्ट पोजीशन विजुलाइज चेस्ट मूवमेंट, करेक्ट जो पोजीशन अगर दी जाती है बच्चे को, वो क्या करता है, चेस्ट के मूवमेंट को विजुलाइज करने में हेल्प करता है। पोजीशन ऑफ बैग एंड मास्क ऑन द फेस, फेस में कैसे बैग और मास्क का पोजीशन आपको देना है, तो द मास्क यूजुअली हेल्ड ऑन द फेस विथ थम्स, इंडेक्स एंड आर मिडिल फिंगर इनसर्कलिंग द रिम मास्क स्पेस ऑफ लेटर सी। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि बैग एंड मास्क को फेस पे कौन सी पोजीशन पे देना है, तो मास्क यूजुअली हेल्प फेस विथ थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के थ्रू आपको क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है, और उसका जो शेप बनता है कैसा बनता है, सी शेप का बनता है। फिफ्थ फिंगर जो होता है आपको चिन फॉरवर्ड टू मेंटेन पैटेंट एयरवे, जो फिफ्थ फिंगर होता है आपका, वो क्या करता है, आप बच्चे के चिन को फॉरवर्ड करके उसके मेंटेन करता है, किसको, एयरवे को, एयरवे के पैटर्न को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये तो पोजीशन दी जाती है। बैग और मास्क को कैसे फेस में हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसको लगाते हैं, ठीक है, कौन सा शेप वहाँ पे बनता है मास्क का, ये कंडीशन वहाँ पे बताई गई है। देन इसके बाद इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन, कैसे इनिशिएट करते हो वेंटिलेशन को, तो स्टार्ट वेंटिलेशन बाय स्क्वीजिंग द बैक टू डिलीवर ब्रीथ। आपको बैक को स्क्वीज करना है, बार बार पंप करना है, एडिक्वेट प्रेशर, ताकि स्क्वीजिंग बैक के थ्रू क्या हो सके, ब्रीथिंग जा सके बच्चे के अंदर। इतना जो ब्रीथ है वो कितना जाना चाहिए, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट डिलीवर्ड हो सके ऑक्सीजन। तो ये वेंटिलेशन में क्या करना है, आपको स्क्वीज करना है बैक से। द हेल्प मेंटेन 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, ट्राइंग टू योर सेल्फ वेंटिलेट न्यूबॉर्न बेबी। ब्रीथ आपको 2-3 ब्रीथ 2-3 करके क्या करना है, उसको स्क्वीज करना है, ब्रीथ 2-3 करके, ठीक है। देन इंश्योर चेस्ट रेस, आपको इंश्योर कर लेना है चेस्ट रेस को। वेंटिलेशन बैग मास्क के थ्रू आपको देखना है कि चेस्ट प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर रहा है 2 to 3 मिनट्स में, या टाइम से आपको एडिक्वेसी देखना है वेंटिलेशन की। बच्चे का चेस्ट अगर मूव करता है तो वहीं से भी आपको क्या करना है, फिर रेस नहीं करना है, और इमीडिएटली आपको क्या करना है,
टेक स्टेप ऑफ इम्प्रूव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का जो स्टेप्स आप अगर लेते हैं तो उसको क्या करना है, आपका इम्प्रूव करना है। जब चेस्ट रेज नहीं करना, चेस्ट किसी प्रकार का अगर मूवमेंट ना करे उस समय आपको वेंटिलेशन का जो स्टेप है वो क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए इमीडिएटली। फिर चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, chest compression must be always along ventilation 100% oxygen, initiate after 50 to 30 second of positive pressure ventilation with 100% oxygen। कितने टाइम्स तक, 50 to 30 सेकंड। हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट और बिटवीन 60 to 80 बीट्स, नॉट इंक्रीजिंग। चेस्ट compression और एक्सटर्नल कार्डियक मसाज इज गिवन टू इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर एंड टू सर्कुलेट ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज डन बाय थंब टेक्निक और 2 fingers टेक्निक। द रेट ऑफ कंप्रेशन इन मिनट 1 मिनट 90 लॉन्ग विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टोटल 3:1 कितना होता है। देखिए जब आप नियोनेट को आप देते हो, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नियोनेटल रिसस्टेशन होता है वो पूछा जा रहा है कि टोटल कितने इवेंट्स में आपको देना है, तो 1 मिनट में आपको 90 लॉन्ग देना है, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। कितना होता है चेस्ट कंप्रेशन का, 3:1 होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों जो थंब होते हैं, दोनों थंब के माध्यम से आप क्या करते हो, वेंटिलेशन देते हो, तो आपका सबसे पहले 3 कंप्रेशन होना चाहिए, 3 कंप्रेशन रेशियो 1 वेंटिलेशन। 3 कंप्रेशन में आपको 1 वेंटिलेशन, टोटल 120 इवेंट्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यही प्रोसेस कितने इवेंट में होना चाहिए, 120 तक, 1 मिनट तक ये प्रोसेस चलती। फिर उसके बाद 1 and 2 3 फ्री ब्रीथ को एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करते रहना है। वेंटिलेशन थर्ड चेस्ट कॉम्प्रेशन, थर्ड चेस्ट कंप्रेशन 1 to 5 सेकंड, हाफ सेकंड फॉर वेंटिलेशन। कैरोटिड फीमोरल पल्स शुड बी चेक्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्रेशन। आपको क्या करना है, जैसे ही आप जैसे चेस्ट कंप्रेशन करते हो तो सबसे पहले आपको कैरोटिड इम्पल्स देखना है। कैरोटिड पल्स या फीमोरल पल्स अगर चलने लगी है, इफेक्टिव हुई है कंप्रेशन करने के बाद, तो चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू। वेंटिलेशन हार्ट रेट 80 बीट पर मिनट इसके एबव अगर जाता है तो आपको चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन फिर कंटिन्यू रखना है। फिर इसके बाद इंडोट्रैकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन। ईटी ट्यूब इंक्यूबेशन इज द स्पेशलाइज्ड एंड स्किल प्रोसीजर होता है जो इंडिकेट किया जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए। बैक मास्क और वेंटिलेशन को इनइफेक्टिव कंडीशन पे इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल सक्शन का हमको नीड होता है। देखिए बैक मास्क जब हम यूज़ करते हैं वेंटिलेशन के लिए, जब इनइफेक्टिव कंडीशन होती है तो उस समय पे हमको ईटी ट्यूब का नीड होता है। और डायफ्रामेटिक हर्निया अगर है किसी भी प्रकार का तो उस कंडीशन पे हमको क्या होता है, ईटी ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है। तो स्पेशल रूप से एक स्किल्ड पर्सन ही इसको क्या कर सकता है, इस प्रोसीजर को वहाँ पे करे। जिस पर्सन को अच्छे से आता हो, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही उसको करे, ठीक है। प्रोसीजर, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द ट्यूब सेलेक्ट कर लेना है आपको, अप्रोप्रिएट साइज। वोकल कार्ड जो क्या करता है उसके मतलब सेलेक्ट करना है आपको कि कितनी साइज का हमको जो ट्यूब लेना है बच्चे के लिए। और इट इज कट 13 सेंटीमीटर कनेक्टेड टू रिप्लेस लैरिंजोस्कोप से आपको देखना है, वर्किंग कंडीशन देखना है, अप्रोप्रिएट साइज उसकी चेक कर लेना है। पोजीशनिंग देखना है, फ्लैट सरफेस नेसेसरी, प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट नेसेसरी। प्रोसीजर यूजुअली देखिए ये सारे जो हम आपको भी प्रोसीजर बता रहे हैं, ये आपको प्रोसीजर मतलब करके करना भी है, और अगर नहीं आता है तो आपको इसको देखना है कि इसके बाद करना क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से आपको ट्यूब यूज करना होता है। और एक स्किल न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को करते हैं। सभी को ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना चाहिए, जिसको ये प्रोसीजर आए या ना आए तो आपको सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए। देन इसके बाद मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। मेडिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो अम्लाइकल वेन प्रिफर्ड रूट विया कैथेटर्स, सम मेडिकेशन कैन बी गिवन ईटी ट्यूब। इपिनेफ्रिन नॉर्मल सलाइन कॉमनली यूज रिकमेंडेड डोजेस। सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड वेंटिलेशन एस्टैब्लिश। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है जो वेंटिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको क्या करना है, चेक करते रहना है, ठीक है। जैसे ही मेडिकेशन अगर रिसस्टेशन रूम में आप अगर एडमिनिस्टर्ड करते हो तो क्या क्या चीज़ें प्रिफर करनी होती है आपको, क्या असेप्टिकली टेक्निक में आपको यूज़ करना होता है। तो आपका जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन को मैनेज करता है। और वॉल्यूम इज प्रेजेंट नॉट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट शुड बी डाइल्यूटेड 1:1 विथ वाटर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड स्लोली। सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर के साथ में मिक्स कर लेना चाहिए और एडमिनिस्टर स्लोली करना चाहिए। नर्सिंग पर्सनल शुड वर्क इन द लेबल केयर ऑफ प्रिवेंटेड दिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जो क्या करता है, किन चीज़ों को मतलब प्रिवेंट करता है, तो ईटी ट्यूब क्या करता है, नर्सिंग का जो पर्सनल वर्क होता है वो लेवल ऑफ केयर प्रिवेंट करता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो बच्चे की होती है उसको क्या करता है, वो इस कंडीशन को अगर हम करते हैं, इस प्रोसीजर को इस तरह से हम करते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है।
चलिए, इसमें दिया हुआ है प्लेस अंडर रेडिएंट थिएटर, ड्राई थ्रूली, रिमूव वेट लिनेन, पोजीशन मेक स्लाइटली एक्सटेंड, सक्शन माउथ देन नोज, सक्शन ट्रैकिया, मिकोनियम, स्टैंड फ्लूइड, प्रोवाइड टैक्टाइल स्टिमुलेशन। कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो सबसे पहले इवैल्यूएट करना है आपको रिस्पायरेशन स्पॉन्टेनियसली बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपको देखना है एलिवेट है क्या बच्चे का हार्ट रेट, बिलो है हार्ट रेट 100% से, देन उसके बाद आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है। ये आपको प्रोसीजर जरूर देख लेना है कि किस तरह से किस स्टेप के बाद कौन सा प्रोसीजर आपको करना है। देन इसके बाद आपको इवेल कलर देखना है, प्रोवाइड ऑक्सीजन करना है, ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करते रहना है आपको। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं आप, ड्रग डिप्रेस करते हो, गिव कौन सा ड्रग दोगे आप? सबसे पहले तो आपको क्या देना है? नॉर्केन। और हार्ट रेट आपको देखना है, अगर एलिवेट है अगर हार्ट रेट तो आपको बार बार चेक करते रहना है। 60 से बिलो अगर हार्ट रेट है तो कंटिन्यू वेंटिलेशन को करना है, चेस्ट कंप्रेशन भी कंटिन्यू करना है। और 60 to 100 से अगर हार्ट रेट है, अगर इससे ज़्यादा अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो भी आपको चेस्ट कंप्रेशन, अगर हार्ट रेट 80 से बिलो है तो कंप्रेशन देना है। हार्ट रेट अगर इंक्रीज है तो आपको कंटिन्यू वेंटिलेशन करना है। फिर आपको देखना है स्पॉन्टेनियसली बच्चा क्या रिस्पायरेशन लेने लगा, तो उस कंडीशन पे जब 100 से एबव होने लगे तो बच्चे का क्या करना है? वेंटिलेशन डिसकंटिन्यू कर देना है हमको। फिर इनिशिएट करना है मेडिकेशन को, हार्ट रेट बिलो 80 और 30 पर सेकंड में, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ में 100% ऑक्सीजन अगर नहीं हो रही है, किस कंडीशन पे देना है हमको? जब बिलो 60 से हो और 60 से 100 के बीच में अगर हार्ट रेट हो बच्चे का, तो उस कंडीशन पे हमको क्या करना है? मेडिकेशन को इनिशिएट करना है। हार्ट रेट जब 80 हो, 30 सेकंड में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ में 100% ऑक्सीजन बच्चे को क्या करना है? हमको देना है। और साथ साथ हमको चेस्ट कंप्रेशन भी बच्चे का करना है। तो समझ में आ गया आपको कैसे रिससिटेशन के दौरान बच्चे के अंदर हम डिलीवरी रूम में क्या क्या प्रोसेस करते हैं, किस कंडीशन पर रिससिटेशन किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबगार स्कोर। क्या होता है अबगार स्कोर? इसको हम पहले वाले सेशन में भी शायद आपको बताए हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िए। अबगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अबगार स्कोर होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम है इसको किसने दिया? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने इसको दिया था। इस सिस्टम को किसने दिया था? जो ये प्रोसेस होती है, कंडीशन होती है, जैसे ही बेबी जन्म लेता है फर्स्ट फ्यू मिनट्स कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें सीवियर एस्फिक्सिया नियोनेट्रम की कंडीशन होती है, डायग्नोज करते हैं बच्चे का। तो सीवियर एस्फिक्सिया अगर बच्चे में देखने को मिलता है तो हमको अबगार स्कोर चेक करना होता है। तो ये यूजफुल होता है बच्चे के नियोनेट के लिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का प्रॉपर तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, सर्कुलेटरी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कैसा है उसका। तो 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो 1 से लेके 5 मिनट तक क्या करना होता है? हमको कंप्लीट करना होता है। 5 ऑब्जेक्टिव आपका अबगार स्कोर में होता है। तो सबसे पहले अबगार स्कोर में आपको क्या चेक करना होता है? रिस्पायरेशन। देखिए 5 इसमें थीम्स होते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो दिए गए हैं। सबसे पहला आपका दिया है रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, मसल टोन, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी और स्किन का कलर। इसमें स्कोरिंग दी जाती है 0, 1, 2 करके, ठीक है। और ये स्कोर आपको बता रहा है इसमें कि ईच चिल्ड्रन एडेड टू डिटरमाइन टोटल स्कोर। आपको स्कोर चेक भी करते रहना है, ध्यान रखना, ठीक है। नियोनेट बेस्ट पॉसिबल कंडीशन स्कोर कितना होता है? टोटल 10 होता है। और जो स्कोर आपका 7 to 10 तक इंडिकेट करता है तो कोई डिफिकल्टी वहां पे नहीं होती है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ से रिलेटेड लेकर। अगर स्कोर 4 to 6 हो रहा है, अगर स्कोर 0 से लेकर 0, 1, 2 नंबर मार्क्स दिए जाते हैं, टोटल 10 स्कोर होता है, 7 से 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर स्कोर 4 to 6 अगर आ रहा है, मॉडरेट स्कोर है, तो मतलब क्या है? डिफिकल्टी है बच्चे में। और अगर 3 से बिलो है, 3 से बिलो स्कोर अगर आ रहा है तो बच्चा डिस्ट्रेस की कंडीशन पे जा सकता है, तो तुरंत इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। तो ये अबगार स्कोर किसने दिया? वर्जीनिया अबगार नामक साइंटिस्ट ने दिया। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि अबगार स्कोर क्या होता है। तो अबगार स्कोर आपका रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी, स्किन कलर, ये सारी चीजें आपको देखना है अबगार स्कोर में। 0 मार्क्स अगर दिया जाता है तो अब रिस्पायरेशन में एब्सेंट होगा, हार्ट रेट एब्सेंट होगा, मसल टोन फ्लैसिड होगा, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा बच्चा, और स्किन का कलर कैसा होगा? ब्लू पेल कलर का होगा। 1 मार्क्स हम कब देंगे? जब बच्चा का रिस्पायरेशन रेट क्या हो? स्लो हो, इरेगुलर हो, बिलो हार्ट रेट हो 100 से, सम फ्लैक्शन हो, उसमें ग्राइमेसी देखने को मिले, और बॉडी पिंकिश कलर का हो, वो क्या होता है आपका? 1 मार्क्स। लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, ब्लू पिंकिश कलर का दिखे। लेकिन जब बच्चा अच्छे से क्राई करे, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट उसका हार्ट बीट हो, एक्टिव मूवमेंट में हो बॉडी, बच्चा क्राई करे, कंप्लीटली पिंक कलर का बच्चे का बॉडी का कलर हो, तो उसमें स्कोरिंग क्या की जाती है? 2 दी जाती है। जिसमें 2, 2 अगर 5 में सभी में स्कोरिंग अगर दी जाएगी तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखिए इसमें स्कोरिंग बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल स्कोर होता है 10। डिप्रेशन नहीं लेते हैं हम, 7 to 10 स्कोर अगर आता है। माइल्ड डिप्रेशन में जाता है बच्चा 4 to 6 का अगर स्कोरिंग आता है, और सीवियर डिप्रेशन में बच्चा जाता है जब 0 से 3 लेकर स्कोरिंग आता है। और ये जो प्रोसेस होती है
1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर में ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। आफ्टर बर्थ इमीडिएट 5 मिनट स्कोरिंग प्रोवाइड प्रोडक्टिव वैल्यू न्यूनेटल मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट को क्या करता है, कम करता है। अगर ये प्रोसेस हम करते हैं, चेक करते हैं, तो बच्चे का मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। करेक्टली मोर क्लोजली विद इन्फेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एट 1 ईयर ऑफ एज, और बच्चे का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी क्या होता है 1 ईयर ऑफ एज में, इसका पता हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको अबगार स्कोर क्यों चेक किया जाता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो अबगार स्कोर चेक किया जाता है, और वो ये प्रोसेस कब कंप्लीट कर जाए, आफ्टर बर्थ ही 1 से लेके 5 मिनट के बीच में क्या करते हैं, ये प्रोसीजर हम कंप्लीट करते हैं। 5 कंपोनेंट इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपको रखना है रिस्पायरेशन, ग्रामेसी हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, स्किन कलर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए मसल टोन, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, आपको ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए। रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स जिसको हम ग्राइमेसी बोलते हैं, ठीक है, या स्किन का कलर, किसी किसी बुक में ग्राइमेसी भी दी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स, स्किन का कलर, ये अबगार स्कोर में ये 5 कंपोनेंट क्या होते हैं, चेक करने होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट और अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर कैसे करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो समय पे आपको कैसे केयर करना है और कैसे कट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉर्ड को लिगेचर या मटेरियल ट्राइंग यूज था, सबसे पहले क्लैंप करना है, टैप कर देना है लिगेचर से, रबर बैंड से। अवॉइड करना है फाइन स्ट्रॉन्ग एंड शार्प एट द लिगेचर कॉर्ड बिकॉज द मेनी कॉज सीवियर ब्लीडिंग को, ताकि वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फर्स्ट लिगेचर जो टाई करते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और सेकंड जो करते हैं 5.1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस without extend of the jerking too much reef or any the non slipping type of knot is used to tie। आपको टाई करने का बता रहा है कि कॉर्ड को कैसे टाई करना है, कैसे केयर करना है। तो 2.5 सेंटीमीटर आपको फर्स्ट टाई करना है, और सेकंड टाई आपका 5.5 सेंटीमीटर के बीच में टाई कर देना है। उसके बीचों बीच आपको क्या कर देना है, कट करना है। Their difference of opinion where is the pulsation seizures are not, the cord is not cut immediately। बेबी तुरंत आपको कॉर्ड को कट नहीं करना है। 4 to 60 ml ब्लड क्या होता है, बेबी उससे रिसीव करता है। विदिन 20 सेकंड्स बेबी विल बी ऑब्टेन कंप्लीट प्लेसेंटल ब्लड। 20 सेकंड के अंदर बेबी क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है कंप्लीटली प्लेसेंटल ब्लड को। अप्लाई एनी मेथड्स बट प्रिवेंट एक्सपोजर चिलिंग द ड्यूरिंग द पीरियड्स। क्लैंप द कॉर्ड आर्टरी फोर्सेप्स बिफोर लिगेचर एंड कटिंग द कॉर्ड। द कॉर्ड must the inspected afterward the bleeding which commonly use a shrinkage after of cord loosening of the ligature। आप जैसे ही कॉर्ड को कट कर देते हो तो आपको जो लिगेचर है उसको लूज कर देना है, और नो ड्रेसिंग शुड बी अप्लाइड एंड द कॉर्ड शुड बी केप्ट ओपन एंड ड्राई। किसी प्रकार का लिगेचर या कोई भी आपको ऐसा लोशन वगैरह यूज नहीं करना है। आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, शुड बी मतलब धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगा। विदिन 5 to 10 डेज तक आपको क्या करना है, कॉर्ड को फर्स्ट नॉर्मली रखना है ऐसे ही, और इन केस ऑफ द इन्फेक्शन में टेक लॉन्गर डेज। और इस केस में अगर इन्फेक्शन होता है, अगर इस डेज के बाद 10 डेज के बाद अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो आपको तुरंत क्या करना है, डॉक्टर से आपको मेडिसिन लेना है। एप्लीकेशन फॉर द जेंटल वॉयलेट एट ट्रिपल डेज इन नॉट एडवोकेटेड एट रूटीन एनी मोर। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ट्रिपल डाई अगर नहीं हो रहा है, तो आपको फिर क्या करना है, रूटीनली चेकअप के लिए आना है, और डॉक्टर से एडवाइस लेकर आपको मेडिकेशन भी यूज करना है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का केयर करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, कैसे कट करते हैं, क्या केयर करनी होती है, बच्चे का नॉर्मल वाला एरिया किस तरह से ड्राई होता है, सेल्फ से वो ड्राई हो जाता है, और अगर ड्राई नहीं हो रहा है तो फिर मेडिकेशन डॉक्टर से हमको लेना होता है। कितने दिन के बाद, 5 to 10 डेज के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक वो ड्राई होके गिर जाता है, ठीक है, नॉर्मली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द थिंग ऑफ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न। शॉर्ट और इसेंशियल न्यूबॉर्न के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स लाइफ, बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या क्या इसेंशियली चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको देखना है, टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट मेडिकेशन प्रॉब्लम टू ट्रीट इट अप्रॉक्सीमेटली टू प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न हार्मफुल प्रोसेस चिलिंग आर नोजोकोमल इन्फेक्शन। बच्चे को सबसे पहले तो हमको मेडिकली प्रॉब्लम अगर है कोई, तो वहाँ पे हमको तुरंत ट्रीटमेंट करवाना है, और न्यूबॉर्न बेबी को चिलिंग वाले एरिया जहाँ बहुत ठंडा हो वहाँ पे नहीं रखना है, और नोजोकोमल इन्फेक्शन जहाँ पे हो वहाँ बच्चे को उससे प्रोटेक्ट कराना है। प्रमोट द गुड हेल्थ, फर्स्ट नॉर्मल एडॉप्टेशन ऑफ द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, आपको बच्चे का एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ और किसी भी प्रकार का हेल्थ में इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमको प्रमोट करना है, ताकि उसका गुड हेल्थ क्या हो सके, मैच्योर हो सके। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी क्या क्या करना है आपको, एयरवे क्लीन करना है, कॉर्ड क्लैम्प करना है, बेबी के प्लेस को हीट सोर्सेस में रखना है, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह आपको रखना है, वार्म ब्लैंकेट। अबगार स्कोर चेक करना है 1 to 5 मिनट्स में, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है बच्चे का,
कॉन्जेनिटली एनॉमलीज तो नहीं है। तो कॉमन असेसमेंट आपका बच्चे का जन्म के बाद ये सारे पॉइंट में आपको करना होता है, ठीक है। ठीक, कॉमन मालफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड असेस करना है, ओम्फैलोसिली हो सकता है, या तो इनलार्जमेंट ऑफ द आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी साइज क्या हो सकती है, इनलार्ज हो सकती है, तो ओम्फैलोसिली एक्जाम्फुलस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इनलार्ज हो उसको एम्फैलोसिली या तो फिर एक्सोम्फैलस कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू कि क्या होता है जब साइज अम्बिलिकल कॉर्ड की इनलार्ज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको एम्फैलोसिली या तो फिर एक्सोम्फैलस कंडीशन कहते हैं। तो बॉवल और अदर वेस्टा प्रोट्रूड तो नहीं है, अम्बिलिकस वाला एरिया प्रोट्रूड तो नहीं है, आपको देखना है, और परफोरेटेड तो नहीं है, एनस रेक्टल वाला एरिया थर्मोमीटर या एनस किसी प्रकार का परफोरेशन तो नहीं है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट तो की कंडीशन तो नहीं है बच्चे में, कार्डिया डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है बच्चे में, ठीक है। आपको देखना है सेंट्रल नर्वस ब्रेन में कोई फोर ब्रेन या वॉल्ट वगैरह स्कल्स में, और टफ्ट हेयर तो नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन करना है बच्चे का, स्पाइनल बाइफिडा या ऑक्यूलिटा वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर स्पाइना बाइफिडा वाला रिजल्ट अगर आता है तो फिलर फ्यूजन वर्टिब्रा कॉलम क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो आपको देखना है वेरियस स्पाइना बाइफिडा की जो कंडीशन आती है बच्चों में अलग अलग आती है, जैसे मेनिंजोसिली हो गया जिसको हम सैक लाइक प्रोट्रूशन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, सेरेब्रल मेनिंजेस जिसको हम बोलते हैं, और मेनिंजोमाइलोसिली। एक होता है मेनिंजोसिली जिसमें क्या होता है सैक लाइक प्रोट्रूशन होता है, एक होता है मेनिंजोमाइलोसिली जिसमें स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, लीजन में भी इनक्लोज अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, जो लीजन्स होते हैं वो अंदर की तरफ इनक्लोज होता है, जो बाहर नहीं दिखता है मेनिंजोमाइलोसिली में, और रप्चर कर देता है न्यूट्रल टिश्यूज को। और मेनिंजोसिली में क्या होता है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक है, कुबड़ापन जिसको हम बोलते हैं। फिर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको हेड हाइड्रोसिफेलस ये सारी कंडीशन बच्चे का चेक करना है, आपको फॉन्टेनल देखना है, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल आपको चेक करना है, फ्रंटल सर्कमफ्रेंस आपको देखना है, और जनरल आइज का अपीयरेंस कैसा है बच्चे का वो देखना है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन या ब्लॉकेज तो नहीं है बच्चे के हेड में, ये एग्जामिनेशन आपको करना है। फिर इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज, बच्चे में बोनिस प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, ठीक है, अब्सेंस लिम्स तो अब्सेंस नहीं है कहीं पे ऐसा कुछ हैंड्स और फीट में, तो लिम्स एडिक्शन तो नहीं है, टैलिप्स इक्विवेनस तो नहीं है, इक्विनोवायरस आपने देखा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आप देखते हो जो कि टंग में होता है ये आपका, और उसके बाद आपका फूट में किसी प्रकार का मस्कुलोस्केलेटल अगर डिफॉर्मिटी है बच्चे में तो टैलिप्स इक्विनोवायरस और टैलिप्स कैल्किनोवैल्गस, जिसमें बताया जा रहा है जो कंडीशन है आपका इक्विनोवायरस का, फूट टर्न आउट डाउनवर्ड रहता है और इनवर्ड रिजल्ट एबनॉर्मल यूट्राइन पोजीशन रहती है बच्चे की। और टैलिप्स कैल्केनियस में क्या होता है, फूट डॉर्सीफ्लेक्स होता है, डेविएटेड फॉर्म में होता है लेटरली। ड्यूरिंग असेसमेंट आपको हिप्स देखना है कि हिप प्रॉपर तरीके से है, एजिमेट्रिली मतलब जो नॉर्मल जो मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिसलोकेट तो नहीं है हिप्स, कॉन्जेनिटल डिस्प्लेसिया तो नहीं है हिप्स का, ठीक है। तो ये बेबी का ये सारे पोजीशन आपको चेक कर लेना है। एकोन्ड्रोब्लेप्सिया तो नहीं है, देखिए द बेबी जनरली डिसप्रोपोर्शनली लार्ज हेड एंड शॉर्ट लिम्स, दिस कंडीशन आल्सो कॉल्ड द एक्नोड्रोप्लेसिया। ये जो टर्म है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, पूछ सकता है कि जो एक्नोड्रोप्लेसिया होता है वो क्या होता है, तो एकोन्ड्रोप्लेसिया बोल सकते हैं, एक्नो नहीं, एकोन्ड्रोप्लेसिया टर्म वो होता है जब बेबी का जनरली रूप से डिसप्रोपोर्शन साइज होता है हेड और लिम्स का, हेड और लिम्स की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर साइज में नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एकोनोड्रोप्लेसिया। एकोनोड्रोप्लेसिया इस टर्म को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये टर्म आपका 20 से बनने वाले जो क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपको टैलिप्स इक्विनोवायरस और टैलिप्स कैल्केनियस वेलगस आपको बताया है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो बच्चे का अगर मान लीजिए फूट आपका डाउनवर्ड या इनवर्ड अगर बच्चे का फूट अगर मूव है तो वो क्या कौन सी कंडीशन कहलाएगी, कैल्केनियस कहलाएगी कि इक्विनोवायरस कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी आपका डाउनवर्ड या इनवर्ड अगर रहता है तो वो क्या कहलाएगी आपका इक्विनोवायरस, और अगर डॉर्सीफ्लेक्स है डाउनवर्ड हो गया और डॉर्सीफ्लेक्स है तो वो आपका कैल्केनियस आपका क्या कहलाएगा, कैल्किनोवैल्गस। तो चलिए समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को देखिए जो पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आए होंगे और विथ स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो हम उसके लिए आपको पिक्चर्स आपको आपके उसमें रखेंगे, तो विथ पिक्चर्स अगर किसी को ये समझना है तो हम वो भी आपके साथ में रखेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है पिक्चर्स वाले जो वीडियोस हैं वो भी हम आपका रखेंगे, तो इसको आप वॉच करिए, देखिए, और जो समझ में ना आए तो हमको जरूर इसमें आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया है क्लियर, तो हम उसको जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए।